तो फाइनली आज की इस वीडियो को अगर आप पूरी तरह से देख लेते हैं, ध्यानपूर्वक देख लेते हैं, तो मैं आपके साथ ये प्रॉमिस करता हूं कि आपको 1.5 महीने से ऊपर तक आपको कोई भी दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है कि अगर मार्केट के अंदर गिरावट हो रही तो रीज़न क्या है, इस रीज़न के लिए गिरावट क्यों हो रही है। इन चीज़ों को जानने के लिए आपको 1.5 महीना या उससे भी ज़्यादा का टाइम पीरियड मैं बता रहा हूं, जिसमें आपको कोई भी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है कि गिरावट मार्केट के अंदर क्यों हो रही है। इसलिए रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप इधर उधर बैठकर उठते बैठते चलते फिरते अगर वीडियो को देख रहे हैं तो ना देखें, बल्कि लिंक कॉपी करके आप कहीं पर सेव कर लीजिए। जब आप बिल्कुल फुर्सत में रहिएगा, बिल्कुल माइंड हाजिर रहेगा ना, उस टाइम पर आप इस वीडियो को देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर हम कल की मार्केट को लेकर भी बात करने वाले हैं कि गिरावट क्यों हुई थी। बहुत सारी वीडियोस आपने देखा है, लेकिन हम यहां पर हट कर बात करेंगे। उसके अलावा मिड कैप कैटेगरी के 2 फंड जहां पर आप मार्केट के किसी भी सिचुएशन के अंदर निवेश कर सकते हो, तो उन दोनों फंड के ऊपर भी हम डिटेल्स में बात करेंगे। तो ऑफ कोर्स कुल मिलाकर बात यह है कि वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। बस सर आपसे एक रिक्वेस्ट बराबर जो कि मैं करता हूं वो फिर करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को एक लाइक की ज़रूरत है, लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कर दीजिए। चलिए सर डायरेक्ट मुद्दे के ऊपर आते हैं। कल की मार्केट को अगर आपने देखा होगा तो भाई वहां पर बहुत ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा मार्केट के अंदर गिरावट हुई थी, और इंडिया विक्स को आपने देखा था कितना ज़्यादा भागा हुआ था। तो भाई इंडिया विक्स में जो तूफान था ना, वो तूफान बता रहा था कि मार्केट के अंदर इतनी जो गिरावट हुई है इससे ज़्यादा भी गिरावट हो सकती थी। कितनी ज़्यादा वोलेटिलिटी थी मार्केट के अंदर, वो चीज़ आपने देखा है। अब देखिए, जब भी मार्केट में गिरावट होती है तो आपने एक चीज़ देखा होगा कि अच्छे अच्छे एनालिस्ट होते हैं, अच्छे अच्छे रिसर्चर होते हैं, अच्छे अच्छे लोग जो होते हैं जो मार्केट के बारे में पता करना चाहते हैं या उसके रीज़न के मतलब ऊपर जानना चाहते हैं, वो लोग कॉपी कलम लेकर बैठ जाते हैं ये जानने के लिए कि भाई मार्केट के अंदर गिरावट क्यों हुई है। और उन्हें 72 रीजन मिलते हैं। कितने रीजन मिल जाते हैं? एक नहीं, मल्टीपल रीजंस मिल जाते हैं। फिर बीच में जो पॉजिटिविटी दिखलाई थी मार्केट में, उस टाइम पे यहां तक बहुत सारे लोग कह रहे थे कि भाई एफआईआईज की वापसी हो चुकी है और जो बाकी बचे हुए लोग हैं वो मंडे को वापस हो जाएंगे। अगर आपने मेरी ये वीडियो देखी है तो मुझे लगता है कि यहाँ पर बहुत सारी बातें आपको क्लियर होगी, समझ रहे हैं ना। तो ऐसा लोग बोल रहे थे, लेकिन हुआ क्या, जब मार्केट के अंदर, और उस टाइम पे सब लोग भूल गए थे कि भाई अब कुछ रीजन है मार्केट के अंदर। लेकिन जैसे ही कल की गिरावट हुई, वहां पर एक नहीं बल्कि टोटल मेरे पास 17 रीजन है जो मैं आपको बता सकता हूं कि मार्केट क्यों गिरा कल के डेट में। देखिए, सबसे पहला रीज़न तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि यूएस का जो ट्रेजरी बिल का बॉन्ड यील्ड है ना, वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। तो ऑफ कोर्स बहुत सारे निवेशक ऐसे हैं जो वहाँ पर पैसे लगा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर रिस्क कम रहेंगे ना, और वहाँ पर प्रॉफिट भी अच्छे बन रहे हैं, तो वहाँ पर निवेश करना वो लोग ज़्यादा पसंद करेंगे। ये पहला रीज़न है। दूसरा रीज़न ये है कि जापान के जो फिनेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने इंटरेस्ट रेट में इंक्रीजिंग करने का अनाउंसमेंट कर दिया है कि भाई हम अपने इंटरेस्ट रेट को अब बढ़ाएंगे। उसके बाद तीसरे रीजन की अगर मैं बात करूं तो निफ्टी 22 के पीई पर अभी ट्रेड कर रहा है, जो कि ये कहा जा रहा है कि पिछले 10 सालों का ज़्यादा है। मतलब पिछले 10 सालों में निफ्टी का जो पीई रहा है वो इतना ज़्यादा नहीं रहा है। उसके बाद अगर चौथे रीज़न की बात करें तो एचएमपीवी वायरस के 3 केस इंडिया के अंदर आ चुके हैं। लेकिन सोचने वाली और ताज्जुब करने वाली बात ये यहाँ पर मुझे लगती है कि जिस 3 बेबी, एक गुजरात में है लेकिन वो अभी सस्पेक्टेड है, लेकिन बहुत हद तक जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तो हो सकती है क्लैरिटी भी आ जाए, समझ रहे हैं, क्योंकि वीडियो मैं पहले शूट कर रहा हूँ ना, तो 3 में से 1 के ऊपर क्लैरिटी तो नहीं आई, लेकिन 2 के ऊपर क्लैरिटी आ चुकी है और एचएमपीवी वायरस पॉजिटिव निकल चुका है, जिसमें से 1 की रिकवरी भी हो चुकी है और 1 उसी स्टेज पे है, यानी एचएमपीवी वायरस के लपेट में है अभी, समझ रहे हैं, तो ट्रीटमेंट वगैरह चल रहा है। तो ये केसेस हैं। जबकि अगर देखा जाए और उनकी जब बैक हिस्ट्री पता की गई तो बहुत कम, मतलब 10 से नीचे के बेबीज़ है। और उससे भी इम्पोर्टेंट बात है कि अनट्रेवल्ड है, मतलब कोई बाहर गया नहीं, कोई बाहर से अंदर आया नहीं, तो भाई ये वायरस आया कैसे। और दूसरी बात, ये वायरस अभी नया वायरस नहीं है, पुराना वायरस है। इस पर बहुत सारी बातें आपने सुन रखी होगी, इसलिए इस पर ज़्यादा बहसबाजी नहीं करूँगा। जो मेन मुद्दे की बात है वह यहाँ पर समझिए। देखिए, चाइना की मार्केट तो ऑलरेडी पहले से ही घिसी पिटी चल रही थी और बीच में स्टिमुलस पैकेज वगैरह आया, उसके बाद वो उठा, उसके बाद फिर उसकी इकोनॉमी का, उसके बाज़ार का वही हाल है, मतलब बदहाली
वाली हाल हो चुकी है। तो वहाँ कोई भी वायरस शुरुआत चाइना से ही होता, ये मुझे समझ में नहीं आता, और इंडिया के अंदर फ़ौरन उसके केसेस हो जाते हैं, ये भी मेरे समझ से बाहर है भाई। जबकि उन दोनों बेबीज़ के अंदर जो बेंगलोर में जो केस आए हैं, उन दोनों बेबीज़ के अंदर जो बैक हिस्ट्री पता किया गया तो ये कहा गया है कि अनट्रेवल्ड है, मतलब इस घर से न कोई बाहर गया न अंदर आया, मतलब फ्लाइट वगैरह का कोई नहीं, या फिर किसी अदर कंट्री वगैरह में भी नहीं गए, लेकिन फिर भी वायरस निकल आया। तो ये थोड़ा मेरे समझ से बाहर की बात है। वो खुद परेशान है, वो दुनिया को परेशान करना चाहता है, और ऐसे भी वो देख रहा है कि भाई ट्रंप यूएस के अंदर आ रहा है, तो मेरी मुश्किलें तो और भी ज़्यादा बढ़ने वाली हैं। खैर, इस पर मैं बहुत ज़्यादा बात नहीं करूँगा, नहीं तो बहुत सारे लोग नेगेटिव कमेंट भी करने लगेंगे। लेकिन मैं एक बात ज़रूर कहूँगा कि आप इसके बारे में, HMPV वायरस के बारे में, जो कोई भी वायरस, कोविड का क्या हुआ था, चाइना से शुरू हुआ, इंडिया के अंदर केसेस निकलने लगे, समझ रहे, और बहुत बुरी हालत हो गई। एक समय तो ऐसा आ गया था कि कहा जा रहा था भाई शमशान घाट में जगह नहीं मिल रही है, जलाने के लिए एक लाश जलाया जा रहा है, दूसरा तैयार है, तीसरा तैयार है। तो ये सिचुएशन हो चुके थे हिंदुस्तान के, समझ रहे। तो ये बहुत सोचने वाली बात है भाई। आपका जो भी कमेंट हो और वैल्यूबल फीडबैक हो, आप मुझे बताइएगा। तो ये भी वायरस है, और मैंने कल की बहुत सारी वीडियोस देखी है जिसमें पूरा जो है ना क्रेडिट, मतलब कल की गिरावट का क्रेडिट कह लीजिए कि भाई HMPV वायरस को लोग दे बैठे, और रीज़न पूरा HMPV वायरस को बता बैठे। जबकि हकीकत यह है कि बाज़ार के अंदर एक रीज़न नहीं है, कई ऐसे रीज़न हैं जो कि बाज़ार को परेशान कर रहा है। तो HMPV वायरस का भी हाथ है, उसका भी रोल है कल की गिरावट में, लेकिन पूरी तरह से ये मैं नहीं एक्सेप्ट करता और मैं नहीं मानता भाई। और उसके अलावा दूसरी बात जो कि मैं काफ़ी टाइम से बोलते हुए आ रहा हूँ कि भाई स्मॉल कैप और मिड कैप के अंदर अभी भी ओवर वैल्यूएशन है। ये सारी बातें हैं, और टोटल मेरे पास यहाँ पर 17 रीज़न्स मैंने लिख कर रखे हुए हैं, शायद आपको दिख रहा होगा। 17 रीज़न्स मैं लिख कर यहाँ पर रखा हुआ हूँ, समझ रहे हैं ना, जो कि मैं आपको बता सकता हूं, लेकिन मैं ज़रूरी नहीं समझता हूं, कुछ इंपॉर्टेंट थे वो मैंने बताए। अब सबसे ज़रूरी बात आती है कि भाई बाज़ार के अंदर स्टेबिलिटी कब आएगी। तो देखिए, इससे पहले की एक वीडियो में मैंने बताया हुआ था, जहां पर मैंने ये बताया हुआ था कि भाई बुरी तरह मार्केट फंसेगा। उस बीच में रैली आई थी 1-2 दिन के लिए, अब रैली टिक नहीं पा रही है आजकल मार्केट के अंदर, समझ रहे। कोई भी रैली आती है बाज़ार के अंदर टिक नहीं पाती है, मतलब बाज़ार के अंदर पूरी तरह से वीकनेस है। तो उस वीडियो में मैंने कहा हुआ था कि भाई बजट आ रहा है, और पूरी तरह से बजट के ऊपर हमारा और सबका फोकस है। जब तक 2025-26 का बजट नहीं आ जाता है, तब तक बाज़ार के अंदर स्टेबिलिटी नहीं आएगी। अच्छा, बजट आएगा ना, तो वो बजट के ऊपर देखने वाली चीज़ ये होगी कि भाई किस हिसाब किताब का बजट आया है। बजट अगर जैसा हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं या मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है, वैसा अगर बजट आता है तो ऑफ कोर्स बाज़ार के अंदर स्टेबिलिटी आएगी। अदरवाइज़ आपको बजट के बाद भी 1 महीने 1.5 महीने तक आपको बाज़ार के अंदर थोड़ी सख्ती बनी रहेगी, समझ रहे हैं ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको ध्यान में रखना चाहिए। इस बीच में यानी बजट से पहले अगर स्टेबिलिटी के ख्वाब आप देख रहे हैं, तो आप इस ख्वाब को देखना बंद कर दीजिए, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। अब अगर मार्केट के अंदर गिरावट होना तो कुल मिलाकर यही रीज़न रहेंगे, समझ रहे हैं। जापान, US, उसके बाद चाइना की मार्केट, प्लस FIIs की सेलिंग जो अभी भी रीज़न है, लगातार वो लोग सेलिंग कर रहे हैं, प्लस रिटेल इन्वेस्टर्स का डर है कि भाई डर जब फैलता है ना मार्केट के अंदर, तो फेयरनेस की वजह से भी मार्केट के अंदर गिरावट होती है। ये भी एक रीज़न है, फिलहाल का भी रीज़न है, FIIs की सेलिंग भी रीज़न है। तो ये सारी बातें हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि बाज़ार के अंदर स्टेबिलिटी क्यों नहीं अभी आने वाली है और कब आ सकती है। अब चलिए तेज़ी के साथ हम कुछ इंपॉर्टेंट बातें देख लेते हैं, जो कि 2 मिड कैप फंड है, या ऐसे 2 मिड कैप फंड है जो मार्केट के किसी भी सिचुएशन में, किसी भी हाल में आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। चलिए देख लेते हैं थोड़े डिटेल्स में कि भाई कौन से फंड है और परफॉर्म वगैरह, रिस्क वगैरह क्या है उसके। फाइनली तो हम जिन 2 फंड्स के बारे में बात कर रहे हैं, पहला है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड और दूसरा है HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज़ फंड। दोनों फंड ऑफ कोर्स एक दूसरे के टक्कर के फंड है। वैल्यू रिसर्च की रेटिंग दोनों के लिए 5 स्टार्स की है। उसके बाद फंड एज की अगर बात की जाए तो मोतीलाल ओसवाल के 10 साल हो चुके हैं और यहाँ पर देखा जाए तो 12 साल हो चुके हैं। और उसके बाद फंड साइज़ की अगर बात करें तो 22,898 करोड़ का फंड साइज़ मोतीलाल का देखने को मिलता है। HDFC का 76,061 करोड़ का फंड साइज़ देखने
देखने को मिलता है। ऑफ कोर्स फंड साइज़ को लेकर अगर देखा जाए तो HDFC ज़्यादा अच्छा नज़र आता है। उसके बाद अगर हम परफॉर्म की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पिछले 1 ईयर में, क्योंकि शॉर्ट ड्यूरेशन के जो रिटर्न्स होते हैं वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, पिछले 1 ईयर में 53.59% का रिटर्न्स दिया है मोतीलाल ने, जबकि HDFC ने सिर्फ 27.46% का रिटर्न्स दिया है। पिछले 3 ईयर्स में 34% का रिटर्न्स है और HDFC का 27% का रिटर्न्स है। पिछले 5 ईयर्स में देखा जाए तो 34% का रिटर्न्स है और 29% का रिटर्न्स है HDFC का। तो हर टाइम ड्यूरेशन में अगर देखें तो मोतीलाल का जो फंड है वो ज़्यादा अच्छा करता हुआ नज़र यहाँ पर आ रहा है। उसके बाद स्टैंडर्ड डिवीजन की अगर बात कर लिया जाए तो 15.44 है किसके, मोतीलाल ओसवाल के, जो कि काफ़ी, जबकि HDFC में 13.7 है सिर्फ। उसके बाद शार्प रेशियो ज़्यादा होना चाहिए तो यहाँ पर 1.73 है, जबकि अगर HDFC में देखें तो 1.49 है। बीटा की बात की जाए तो कम होना चाहिए, तो इस केस में HDFC ज़्यादा मोतीलाल ओसवाल ज़्यादा अच्छा नज़र आता है, क्योंकि दोनों के ही 1 से नीचे है, लेकिन फिर भी मोतीलाल ओसवाल 83 है और यहाँ पर 86 मिल जाता है, 0.86। अल्फ़ा की अगर बात करें तो यहाँ पर मोतीलाल ओसवाल का ज़्यादा अच्छा नज़र आता है, HDFC का उतना अच्छा नज़र नहीं आता, मतलब कंपैरिजन टू मोतीलाल ओसवाल। उसके बाद यहाँ पर टॉप 3 सेक्टर्स वगैरह को आप देख सकते हैं, टेक्नोलॉजी है, सर्विसेज है और यहाँ पर फिनेंशियल है, हेल्थ केयर है और टेक्नोलॉजी है, समझ रहे हैं ना। उसके बाद यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज है जिसे आप देख। उसके बाद अब 2 चीज़ जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। सबसे पहला तो है PE। तो PE अगर आप मोतीलाल का देखें तो काफ़ी महंगा है, 70.62 है, जबकि यहाँ पर अगर आप देखें तो 24.98 है। तो 24.98 ये ज़्यादा सस्ता है, मतलब HDFC मिड कैप फंड ज़्यादा सस्ता है कंपेरिजन टू मोतीलाल ओसवाल। उसके बाद अगर देखा जाए दोनों फंड के अगर एक्सपेंस के तो 0.45 है मोतीलाल ओसवाल के, जबकि 0.76 है HDFC के। तो इस केस में आपको यहाँ पर ज़्यादा अच्छे नज़र आते हैं, मोतीलाल ओसवाल के फंड ज़्यादा अच्छे नज़र आते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स थे। उसके अलावा भी यहाँ पर कुछ चीज़ें आप देख सकते हैं जो कि उतना ज़्यादा ठीक है, इम्पोर्टेंट तो सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी वो चीज़ें मैंने आपको दिखला दी। तो फाइनली आपने सारी चीज़ें डिटेल्स में देख ली है। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी हो। इन दोनों फंड के बारे में, HMPV वायरस के बारे में आप क्या सोचते हैं, कैसे सोचते हैं, आप अपना वैल्यूएबल फीडबैक मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा, जिसका मुझे बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। मैं पढ़ूंगा और फिर मैं रिप्लाई भी करूँगा और मुझे अच्छा लगेगा आपका कॉमेंट पढ़कर। ऑल द बेस्ट। वीडियो को एक लाइक कर दे, शेयर कर दे। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी तरह जेन्युइन कंटेंट देखने के लिए आप चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोस अब यहां से आने वाली है। ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।